नमस्कार। दुनिया की जियोपॉलिटिकल बिसात पर ना एक बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और यूरोपियन यूनियन अपने रिश्तों को एक नई मजबूती दे रहे हैं। तो आज हम इसी नए और बेहद जरूरी गठबंधन की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीर है ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट की नहीं है। ईयू की टॉप लीडरशिप का भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। ये महज कोई सांकेतिक इशारा नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक ठोस सबूत है कि दोनों की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज कैसे बदल रही हैं और ये रिश्ता अब कितना अहम हो गया है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन की कही ये बात असल में इस पूरी कहानी का सार है। ये साझेदारी आज की जो बिखरी हुई और चुनौतीपूर्ण दुनिया है ना, उसे एक तरह का जवाब है। एक ऐसा जवाब जो बताता है कि सहयोग और साझे मूल्यों का रास्ता आज भी मुमकिन है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पीछे के कारण जानेंगे, इसकी सुरक्षा और व्यापार से जुड़े पहलुओं को समझेंगे और हाँ, आगे आने वाली चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर अचानक से भारत और ईयू एक दूसरे के इतने करीब क्यों आ रहे हैं? ऐसी कौन सी ग्लोबल फोर्सेस हैं जो इस साझेदारी को आज इतना जरूरी बना रही हैं? देखिए, हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो अब दुनिया किसी एक या दो देशों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। शक्ति के नए नए सेंटर्स बन रहे हैं और पुराने गठबंधन भी बदल रहे हैं। अब ऐसे में भारत और ईयू जैसे बड़े लोकतांत्रिक गुटों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दुनिया में स्थिरता और एक तरह का संतुलन लाने की ताकत रखते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये बंटी हुई दुनिया है, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में अमेरिका की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं, और इन सब के बीच लोकतंत्र जैसे साझे मूल्य हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारत और यूरोपीय संघ को एक दूसरे के लिए एक नेचुरल और भरोसेमंद पार्टनर बना देते हैं। सीधी सी बात है, दोनों को ही एक ऐसे साथी की जरूरत है जिस पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। ठीक है, तो चलिए अब इस साझेदारी के पहले बड़े पिलर में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यह है एक नया और बहुत ही व्यापक सुरक्षा और रक्षा समझौता। और जैसा आप सोच रहे हैं, यह सिर्फ तोपों और टैंकों तक ही सीमित नहीं है। इस समझौते का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें समुद्री सुरक्षा से लेकर आतंकवाद का मुकाबला तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज के ज़माने के जो खतरे हैं वो भी शामिल हैं, जैसे साइबर अटैक्स, हाइब्रिड थ्रेट्स, हमारे पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, और परमाणु अप्रसार पर भी मिलकर काम करना। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हो रहा है। ये तो सालों से बढ़ते विश्वास और सहयोग का नतीजा है। चाहे वो 2018 में सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशंस हो, या फिर 2023 में गल्फ ऑफ गिनी में हुई पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, ये सभी छोटे छोटे कदम इस बड़े समझौते की नींव तैयार कर रहे थे। लेकिन आज के दौर में कोई भी मजबूत गठबंधन सिर्फ सुरक्षा पर नहीं टिक सकता। उसके लिए मजबूत आर्थिक रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। और यहीं पर आता है इस साझेदारी का दूसरा बड़ा पिलर, एक गेम चेंजिंग ट्रेड डील। अब यह सवाल बड़ा प्रैक्टिकल है और इसका जवाब हर भारतीय किसान के लिए बहुत मायने रखता है। आखिर ऐसा क्या है कि ईयू के साथ एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ डील से बेहतर साबित हो सकती है? इसका जवाब हमें आंकड़ों में मिलेगा। अगली स्लाइड पर जाने से पहले इस एक टर्म को समझना जरूरी है, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट। ये असल में वो सरकारी सब्सिडी होती है जो किसानों को मिलती है और जिससे उनके उत्पादों की लागत बाजार से कम हो जाती है। अब इससे होता यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड में बराबरी के मौके खत्म हो जाते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहां सबसे दिलचस्प बात ये आंकड़े हैं। ये साफ साफ दिखाते हैं कि अमेरिका अपने किसानों को करीब 9.8 बिलियन डॉलर्स की ऐसी सब्सिडी देता है जो व्यापार को बिगाड़ती है। वहीं यूरोपियन यूनियन का ये आंकड़ा 0 है, 0। इसका सीधा मतलब यह है कि ईयू का बाजार भारतीय किसानों को मुकाबला करने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब बराबरी का मौका देता है। तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए हो जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सोचिए, चावल, चीनी, चाय, कॉफी से लेकर मछली, फल और सब्जियों तक, इन सभी चीजों के लिए दुनिया का एक बहुत बड़ा और अमीर बाजार खुल सकता है, जहां भारतीय उत्पाद अपनी क्वालिटी और कीमत के दम पर कम्पीट कर पाएंगे। तो जाहिर है, इस साझेदारी में उम्मीदें और संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां दोनों पक्षों के बीच मतभेद भी हैं।
और ये स्लाइड इस रिश्ते की पूरी हकीकत को बड़े अच्छे से सामने रखती है। एक तरफ जहां लोकतंत्र को मजबूत करना, व्यापार और निवेश बढ़ाना और इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे साझा लक्ष्य हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस पर अलग-अलग राय, मानवाधिकारों पर ईयू की चिंताएं और पाकिस्तान को लेकर यूरोपीय नजरिए जैसे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इस रिश्ते की ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन को ही दिखाता है। ये एक विश्वास है कि बातचीत के जरिए भारत ईयू संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है और शायद लिखा जाएगा। और अंत में हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक गुट इतने करीब आ रहे हैं, तो उनकी ये साझेदारी आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर का भविष्य कैसे तय करेगी? इसका जवाब ही शायद आने वाले दशकों की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी होगी।